न्यूज 18 खबर ही नहीं दिखाता बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाता है। 9 जुलाई से मोतिहारी बाल सुधार गृह में कैद 3 बेटियों की खबर जब चली तो खलबली मच गई। समाज कल्याण मंत्री ने न्यूज 18 पर लाइव के दौरान ये निर्देश दिया कि बेटियां किसी भी हाल में अपने घर पर पहुंचेंगी और आज कुछ ऐसा ही हुआ। बेटियों का दर्द न्यूज 18 ने दिखाया। बाल सुधार गृह ने तीनों लड़कियों को दरभंगा बाल सुधार गृह को सौंपने की बात कही। खबर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। न्यूज 18 पर खबर देखकर स्वतः संज्ञान लिया गया है। हुआ खबर का ऐसा असर और न्यूज 18 के खबर का ये बड़ा असर, जिसमें तीनों बच्चियां दरभंगा पहुंच चुकी हैं। बेटियां पहुंची अपने घर। मंत्री ने जताया न्यूज 18 का आभार। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपके न्यूज 18 को जिनके माध्यम से हमको यह जानकारी हुई। खुशी के आंसू छलका रहा परिवार। आंसू हैं वो खुशी के हैं या गम के हैं? अब जो आप रो रही हैं वो खुशी के? खुशी के हैं कि भाई बच्ची मिल गई, बच्ची सुरक्षित घर आ गई। उनकी धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 की, जो हम लोग को इतना मदद भरपूर करने के लिए। जेठन के कहने चाहिए जो उनके धन्यवाद है जो हमारा बेटी हमारा घर चली आई। बख्शे नहीं जाएंगे बेटियों के गुनहगार। जांच तो निश्चित रूप से होगा कि इस तरह का अगर घटना आगे भी होती है तो इस तरह किसी भी परिवार के लोगों को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जांच के बाद कार्रवाई करेगी सरकार। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां मोतिहारी से दरभंगा पहुंची तीनों बेटियां सीडब्ल्यूसी कार्यालय पहुंची हैं और कागजी खाना पूर्ति में पदाधिकारी जुटे हैं। बच्चियों के परिजन भी दरभंगा पहुंच गए हैं। परिजनों को सौंपने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और इस खबर पर असर हुआ है। मोतिहारी से दरभंगा पहुंची तीनों बेटियां और उनके परिजन भी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, क्या चल रहा है वहां? जी बता दूं तो अभी अंदर में तीनों बेटियों के साथ जो कमेटी यहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठी हुई है, पूछताछ कर रही है एक एक करके कि कोई परेशानी तो वहाँ पे जो मोतिहारी में रह रही थी उस दौरान तो नहीं हुआ, या किस तरह का तुम्हारा ये समय बीता, या घर जाना चाह रही हो तो जाना चाह रही हो या नहीं चाह रही हो। ये सारी जानकारियां जो है इकट्ठा कर रही है जो कमेटी बैठी हुई है सीडब्ल्यूसी की। और जैसे ही बेटियां अपने गार्जियन को देखी तो भावुक हो गई। दोनों फूट फूट कर पूरा रोए हैं लोग। बेटियों को पछतावा भी है कि घर से ना बताया ये निकल गए थे, लेकिन अब जो है उनको ये संतुष्टि भी है कि अब उनके माँ बाप उनके साथ हैं और वो घर जाना चाहती है, ये बताया उन्होंने। जी, जब बालिका गृह के अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई थी, वहां के कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि इनकी काउंसलिंग भी की जाएगी, तो क्या काउंसलिंग भी होगी इनकी? जी, उसी प्रक्रिया को जो बड़ा प्रक्रिया ना करके एक छोटा सा जो है उनके साथ काउंसलिंग किया जा रहा है कि आप घर जाना चाह रही हैं या कुछ दबाव है आपके ऊपर या नहीं जाना चाह रही हैं। ये सारी जानकारी वो लोग कमेटी के जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो लड़कियों की काउंसलिंग चल रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उन सभी बातों को जाना जाए, पहचाना जाए कि 9 जुलाई से लेकर अब तक क्या क्या उनके साथ घटना घटी, कैसे वो रही, क्यों घर से निकली और अब जब वो अपने फिर एक बार घर वापसी कर रही हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सारी चीजों की प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। और खबर है वैशाली के लालगढ़ से, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पति पत्नी और वो फिल्मी कहानी देखने को मिली। इस दौरान भी सड़क पर काफी देर तक तीनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैशाली प्रखंड के पुरैनिया की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों के साथ महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची और लालगंज प्रखंड के मानपुर के रहने वाले अख्तर मियां को अपना पति बताने लगी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हुआ। दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और इस बीच अख्तर मियां की पत्नी भी मौके पर आ पहुंची। फिर तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अख्तर मियां की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि अख्तर मियां ने उसके साथ शादी की और किसी किराए के मकान में उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के आरोपों पर अख्तर मियां चुप हो गया, जबकि अख्तर की पत्नी ने उस महिला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
हम बोले हैं कि आप झूठ ना बोलिएगा, अरे आपको बाल बच्चा भी है, हमको बाल बच्चा भी है, झूठ आप नहीं बोलिएगा। कहीं बोले कि नहीं हमको जनाई नहीं है, मरद है, तो हम कहे हैं कि आप हमसे शादी करते हैं तो जिंदगी भर भार उठाना होगा तो करिए, और नहीं भार उठाना होगा तो हमसे मांग में सिंदूर मत डालिए। तो नहीं हम जिंदगी भर के भार हम उठा लिए, हम देखेंगे आपको, हम जिंदगी में महा देंगे से बोले। तो क्या कहना है? अरे कहना हम कर दी होगी ना, अरे चलिए ना, अब जब कर रही लड़की तो हम क्या करें, हम क्या करें? क्या कहना है? सही बात और हम सब ऐसे कर रहे हैं ना तो हम बिल्कुल मान ली। झूठ बात है सर, झूठ बात है। हम पति है, हमको देखिए ये बच्चा है, दूरसियान बच्चा है, पुतो भी है, दूसरा शादी करेगा ये बनाने तक की बात कर रहे हैं कि शारीरिक संबंध। हमको पति कभी ना उसका यहाँ गया, कभी नहीं, एक दिन नहीं गया, एक दिन नहीं। दोस्त को लेके गया है, दोस्त को भी साथ नहीं, दोस्त इसको पति पत्नी भाग गया था, ये पत्नी के चलते बोलो हमको शादी करा दो, तो जाओ तुम शादी कर लो, हाँ एगो लड़की शादी कर लो, चल गया। तो पीड़ित महिला ने आरोपी पर झूठ बोलकर उसके साथ शादी करने का आरोप लगाया है। सवाल उठता है कि जब वो पहले से शादीशुदा है तो उसके झूठ बोलकर महिला को गुमराह क्यों किया। सवाल यह है कि आखिर आरोपी ने उस महिला को धोखा क्यों दिया। सवाल यह है कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ऐसे में उस पर कार्रवाई कब होगी। जमुई सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल शव को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर खरीदा गया, लेकिन अव्यवस्था के चलते परिवहन विभाग की ओर से मुहैया कराए गए फ्रीजर सिविल सर्जन कार्यालय के बरामदे में धूल फांक रहे हैं। और हैरानी की बात है कि इसे अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं केसी कुंदन की। डेड बॉडी को सही सलामत रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। जमुई सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में जो डेड बॉडी फ्रीजर है, बीते कई वर्षों से इसी तरह से पड़ा हुआ है और इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि जिस तरह से ये फ्रीजर आया था उसी तरह से सिविल सर्जन कार्यालय के बरामदे में रखा हुआ है। 2 की संख्या में फ्रीजर है और इसका इस्तेमाल होना था, इसको इंस्टॉल करना था, लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं हुआ और लाखों रुपए के ये डेड बॉडी फ्रीजर इसी तरह से पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग ने ये डेड बॉडी फ्रीजर स्वास्थ्य विभाग को दिया था, यो इसलिए कि सहूलियत हो। जब ऐसे हालात में जब 100 अगर डेड बॉडी अननोन है, अज्ञात है, उसकी पहचान हो, क्योंकि नियम है कि 72 घंटे उन्हें रखना है। 72 घंटे के बाद अगर शिनाख्त नहीं होती है तो उसको अंतिम संस्कार या दफनाया जाता है, लेकिन 72 घंटे तभी रहेंगे जब इस तरह का फ्रीज़र काम करेगा। लेकिन डेड बॉडी फ्रीज़र इसी तरह से पड़ा हुआ है और इसका लाभ लोगों को, जिला वालों को नहीं मिल रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल होना था और इसी तरह से रखा हुआ है सिविल सर्जन कार्यालय के बरामदे में और इसका इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। इस डेड बॉडी फ्रीज़र को इंस्टॉल करना था लेकिन नहीं हुआ। बीते कई वर्षों से लाखों रुपए खर्च हुए, सरकारी पैसे से खरीदारी हुई, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो रहा है। वो इसी तरह जिस तरह से लकड़ी के फ्रेम में आया था उसी तरह से रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर इसका इस्तेमाल होता तो लोगों को फ़ायदा मिलता और साथ ही जो अज्ञात डेड बॉडी है उसको शिनाख्त में भी सहूलियत होती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। देखिए, मुझे तो संज्ञान में नहीं था कि परिवहन विभाग 20 में ही डेड बॉडी डीप फ्रीजर यहाँ अस्पताल को प्रोवाइड किए हैं और मैं देखता हूँ आने वाला समय में उसे भी व्यवस्थित तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। इधर गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि किस तरह लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर में आए और घर का ग्रिल बंद था। दबंगों ने ग्रिल में जोरदार धक्का दिया, ग्रिल खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए। दबंग घर में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई और इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को चोट आई है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोला। अपराधी किस्म के दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे, घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था, घर में सिर्फ 2 महिलाएं मौजूद थीं।
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कि अंदर हेल के सब मार पीट किया है, तोड़ फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़ फोड़ के मार चूर के सब निकल गया है। क्या वजह था? हैं? वजह क्या था? क्या कोई हल्का फुल्का बाहर अथी था। हम लोग सास को तो बैठे हुए थे और उधर से एक बैग सब लोग इकट्ठा हो गए। गेट लगा हुआ था, मेन गेट। हम लोग इधर से गेट लगा दिए, उधर से आए, तोड़ा फोड़ी करने लगे, डंटा डंटी सब करने लगे। तो हम लोग अंदर बंद हो गए। फिर उन लोग को घुसने में नहीं बना तो फिर ईटा पत्थर सब करने लगे। उसी चक्कर में हमको थोड़ा चोट भी लग गया है। और खबर है बेतिया से, जहां एक बच्ची बर्बरता की शिकार हुई है। बच्ची को गंभीर हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर घटना पर संज्ञान लेते हुए चाइल्ड लाइन की टीम पीड़ित बच्ची से मिलने GMCH पहुंची। टीम ने बच्ची का हाल जाना, परिजनों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। बच्ची के साथ परिजनों का बयान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट जल्द ही बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा। मामला कालीबाग ओपी क्षेत्र का है, जहां 7 साल की बच्ची एक घर में काम करती थी। घर की मालकिन ने बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। बच्ची के संवेदनशील अंगों पर कैंची से हमला किया। मोहल्ले वालों ने लहूलुहान हालत में बच्ची को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बकरीद पर्व में अपने घर जाने की जिद कर रही थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फोन किया है कि एक बच्ची को मार पीट के बुरी तरह से घायल कर दिया है और समझिए कि बच्ची जो है बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो चाइल्ड लाइन तुरंत जो है अपना ये सुनते समझिए कि सूचना सुनते तुरंत जो है आके बच्ची के पास अपना मिला, देखा, उसका जो भी बेहतर उपचार है उसको करा है। और उसके जो भी अब इसके बाद जो भी उसका कदम होगा उठाएगा। और खबर है समस्तीपुर से, जहां के रोसड़ा के HDFC बैंक के CSP पर गांव के कुछ लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहां के संचालक के साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने का CCTV फुटेज सामने आया है। मारपीट और लूटपाट की घटना 19 जुलाई की शाम 5 बजे की बताई जा रही है। श्रीकांत महतो के यहाँ हमारा कुछ पैसा बाकी था, जिस पैसा को लेकर के हमने फोन पे उसको तगड़ा किया। तगड़ा करने के फोन पर ही उसने मेरे साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद बिट्टू कुमार महतो, रामाकांत महतो, शशिकांत महतो, राजा कुमार अन्य सहयोगी के साथ आया और मेरे सेंटर पे लूटपाट किया। 67,000 रुपया ले लिया गला से। उसके बाद हम मेरे साथ हाथापाई। और खबर है वैशाली से, जहां सदर अनुमंडल के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 828 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अनलोडिंग के लिए लाई गई 4 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। जिस ट्रक से शराब को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा था, उस ट्रक पर नागालैंड का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर एक 14 चक्का ट्रक और पिकअप वाहन पकड़ाया है। पिकअप वाहन 4 पिकअप वाहन पकड़ाया है और 6 लेबर उसके साथ पकड़ा है, जो शराब ट्रक से पिकअप वाहन पर लोड कर रहे थे। इसमें कुल मिलाकर 828 कार्टून मैकडोवेल शराब पकड़ा गया है। और खबर है बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन में है। उत्पाद विभाग और मझौलिया पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से लालसरैया धांगड़ टोली और बखरिया धांगड़ टोली में छापेमारी की है। छापेमारी में करीब 2000 लीटर शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया गया, जबकि मौके से 100 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। हालांकि छापेमारी से पहले ही शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। ऐसी हम लोग नियमित रूप से छापामारी के लिए, शराब की छापामारी के लिए लालसरैया आए थे। तो सूचना भी थी कि यहाँ बड़ी पैमाने पर पिलाई शराब का धंधा चल रहा है। यहाँ पर आए तो उत्पाद विभाग मझौलिया थाना के साथ में था जी। ALTF के नेतृत्व में छापामारी किया गया, जिसमें लगभग 115 लीटर पिलाई शराब मिला है यहाँ लालसरैया में। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी की अहम बैठक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के आवास पर यह मीटिंग होगी, जिसमें डिप्टी CM रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद समेत बिहार के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे। संगठन से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा होनी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी दिल्ली पहुंच गई हैं। बात करते हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से। मैम, आज दिल्ली दौरे पर आप हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की मीटिंग है आप लोगों की? आज हम लोग दिल्ली विशेष करके आए हैं कि अपनी संगठन की बैठक है और हमारे सभी माननीय बिहार के सांसद, सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग रहने वाले हैं, संगठन प्रभारी और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं, उनके साथ मीटिंग है और ये हमारा संगठन की मीटिंग है, इसलिए संगठन की मीटिंग के लिए हम लोग आए। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी, राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से हम लोग का हमेशा यही चलता है, हम लोग तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर ही चलते हैं। उनका जो नेतृत्व होता है, वो जो हम लोगों को कार्य देते हैं उस कार्य को करते हैं। अब तक यही देखा गया कि जो सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनके कामकाज को जनता के बीच में पहुंचाना, उसका मैसेज देना, ये लगातार प्रधानमंत्री का पहले से भी जोर रहा है। इस तरह की चर्चा होगी, आप लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से? निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो कौन मजबूत रहेगा। और जो हमारा काम हो रहा है, जो देश के लिए, हमारे जो सबसे गरीब, जो सबसे पीछा हुआ बैठा हुआ लोग है, उनके लिए जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से उसको लेके गाँव-गाँव पहुँचाएंगे हम लोग। आखिर में एक सवाल, जो संगठन और सरकार में समन्वय की बात कही जाती है, समन्वय पर चर्चा, दूसरा सहयोगी दल जो जेडीयू है, बाकी लोग हैं, उनके साथ समन्वय पर भी चर्चा होगी आगे, इसको लेकर के आप लोगों की? निश्चित, हमेशा समन्वय समिति की बैठक होती है, यहाँ कोई चर्चा की बात नहीं है, हमेशा बैठक होती है। सरकार और संगठन एक साथ है, जब हम एनडीए में हैं तो हमारी सरकार एनडीए की है, तो दोनों लोग एक साथ चलते हैं, हमारा कोई अलग से है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के नेताओं ने आज राजभवन मार्च किया। पटना में कांग्रेस के नेता सड़कों पर निकले और प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस नेताओं को राजभवन के पास रोका गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है। राष्ट्रपति जी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और इसकी अपने स्तर से जांच करा के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सुनिश्चित करें। क्योंकि कांग्रेस का मानना है यह भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और देश में एक तरह से अराजकता हो जाएगी और लोगों के आवाज निकलने बंद होंगे, लोगों की आवाज को बंद करने की ये साजिश है। पेगासस जासूसी मामले पर संजय जायसवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मंत्री खुद बयान दे चुके हैं तो इस पर सियासत करने की जरूरत है ही नहीं। तो विपक्ष में खुद शरद पवार जी ने इस बात को कहा कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। कानून रिजेक्ट करने की बात कोई नहीं कहता है, यह केवल वो व्यक्ति कहते हैं जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस पेगासस इशू की बात है, जब स्वयं आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में आकर के बयान दे दिया, आज वह पुनः राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई किसी तरह का कानून या किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ है यह, तो फिर इस पर बहस का मुद्दा कहाँ है? इधर गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं और आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें कि किस तरीके से लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर के सामने आए। घर का ग्रिल बंद था और जोरदार उस ग्रिल में धक्का दिया गया। ग्रिल खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए, तोड़फोड़ की। उस वक्त घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 महिलाएं थीं। एक महिला गर्भवती थी जिन्हें चोट भी आई है। मुजफ्फरपुर में मोबाइल चोरी के 2 आरोपियों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। घटना जैतपुर ओपी थाना क्षेत्र के पोखरैरा गांव की है। बताया जा रहा है कि पोखरैरा गांव के चौक पर हाट में 2 लड़कों को मोबाइल चोरी करने के आरोप में पकड़ा था। शोर मचाने पर मौके पर भारी भीड़ जुटी। भीड़ ने दोनों लड़कों को गमछे से बांधा और उसके बाद पिटाई शुरू कर दी। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों लड़कों को भीड़ में शामिल लोग धुनाई कर रहे हैं। दोनों लड़के छोड़ देने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। पिटाई के बाद लोगों ने दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया।
और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई हुई है। अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार एटीएस और एनआईए की संयुक्त कार्रवाई, अरमान अली गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अरमान मंसूरी भी है। छपरा के मरहौड़ा थाना क्षेत्र का निवासी है अरमान अली, जिसे पकड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर के आतंकियों को पिस्टल की सप्लाई का इसके ऊपर आरोप है। पहले से गिरफ्तार जावेद का यह साथी बताया जा रहा है। अरमान के अलावा गुड्डू अली की जम्मू से गिरफ्तारी भी हुई है। अमित हमारे साथ फोन लाइन पर। अमित, एक नई जानकारी, नई गिरफ्तारी के साथ। देखिए बिल्कुल विवेक, ये जो मामला है, ये छपरा का जो निवासी था जावेद, उसने जो पंजाब के मोहाली में जो हथियार सप्लाई किया करता था आतंकियों को, जम्मू कश्मीर के आतंकी थे, उन्हें हथियार सप्लाई करता था। उसी मामले में अरमान अली की गिरफ्तारी आज जो है एटीएस बिहार और एनआईए ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए, छापेमारी करते हुए की है। और इसके पास जो है कई अहम जानकारी हासिल हुई है एटीएस को। उसके आधार पर अब अरमान अली की पेशी जो है वो छपरा व्यवहार न्यायालय में जो है वो किया जा रहा है एटीएस के द्वारा, एनआईए के द्वारा, और फिर उसे फर्दर अपने साथ लेकर के एनआईए की टीम पटना आएगी, पटना में भी पूछताछ की जाएगी और फिर उसकी आगे की जो पेशी है एनआईए कोर्ट में एनआईए कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हथियार जो सप्लाई करने का मामला था आतंकियों के, इस मामले में लगातार एनआईए बिहार एटीएस जो है वो छानबीन कर रही थी। छानबीन के दौरान ही गुड्डू अली जो है, जिसकी गिरफ्तारी जम्मू से हुई है, जम्मू एंड कश्मीर के जो जम्मू है वहां से हुई है, और गुड्डू ने बताया कि अरमान अली जो है वो जावेद के साथ मिलकर के हथियार का खेप वो पंजाब पहुंचाया करता था और उसके बाद उस खेप को आतंकियों के पास जो है वो दिया जाता था। तो 2 खेप के बारे में अभी तक जानकारी मिली थी एटीएस बिहार को, और इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है अरमान अली की। अरमान ने जो है वो स्वीकारा भी है कि 2 खेप में पहली बार जो पहला कंसाइनमेंट पहुंचाया गया था उसमें 3 पिस्टल जो है वो आतंकियों को बेचे गए थे। दूसरे कंसाइनमेंट में 4 पिस्टल बेचे गए थे और आगे जो डिमांड्स थी आतंकियों की तरफ से, उसके मुताबिक और भी जो कंसाइनमेंट थे वो पहुंचाने जाने थे। पंजाब में ये डील हो रहा था और पंजाब के जो मंझौला जो जगह है वहीं पे ये तमाम डील चल रही थी। और इसकी भनक जैसे ही एनआईए को लगी, सूचना तंत्र जो है एनआईए का, उसने जब इनपुट्स गैदर किया तो इस बात की जानकारी बिहार एटीएस को एनआईए के अधिकारियों ने दी और उसके आधार पर एटीएस ने 15 फरवरी को मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया मरहौड़ा थाना क्षेत्र से, और फिर उसके बाद ये फर्दर जो इंक्वायरी जो है वो आगे चल रही थी और उसी इंक्वायरी का ये हिस्सा है जब आज अरमान अली और गुड्डू अली जो है इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।